एवरीवन, वेलकम टू कॉफी विद सबा। मैं हूं बुशरा खान और मैं हूं नईम हनीफ। और हम आए आज अपने फेवरेट मेहमान से आपको मिलवाने, क्योंकि आज का जो कॉफी विद सबा है वो म्यूजिकल शो होने वाला है। आज हमारे साथ पाकिस्तान के जाने माने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सुपरस्टार, टॉप के सोशल वर्कर, भंगड़ा सिंगर मौजूद है। क्यों नईम साहब? बिल्कुल लेजेंडरी इब्रारुल हक मौजूद है। मैं ज्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मैं चूंकि इतने लंबे तारुफ में मैं पॉलिटिशियन भी कहना चाह रहा था, मैं सोशल वर्कर भी कहना चाह रहा था, और मैं सिंगर भी कहना चाह रहा था, ट्रेंड सेटर भी कहना चाह रहा था। और मैंने समझा कि मैं सीधा आप पे आऊं और बस आगाज से ही बात करते हैं कि बचपन जो है उसको आज डिस्कस करते हैं। क्या बचपन में आपको पता था कि आप सिंगर बन जाएंगे? कभी बचपन में गाने गाए या रियाज किया? नहीं, बचपन में तो पहले हर बच्चा पायलट होता है ना, शुरू होता है वहाँ से होता है, फिर उसके बाद फौजी, क्योंकि घर में हर तरफ फौज थी, मार्शल वाला माहौल था। भाई जब वीकेंड से वापस आते थे और डिसिप्लिन ठीक कराने लग जाते थे हमारा सबका। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे ऐड कर दूं, कर्नल अनवार, मेजर इसरार, और हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे ब्रिगेडियर बरार हो। जी सर, कंटिन्यू। नहीं, वो कर्नल और फिर मेजर, और तो मेरा उसूली तौर पे कप्तान बनता था। ब्रिगेडियर तो नहीं, दौर चेंज हुआ था तो फिर छक्का भी तो मारना था ना। नहीं, फिर होता तो फिर सीधा जनरल बनाया। क्यों थोड़े दिन से बना रहे हैं, परमानेंट बना रहे हैं। तरक्की तुसी आप कर लेनी सी। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, लेकिन अगर बनाना ही ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਤੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ, अपनी फील्ड से तुसी है हो। मैं अक्सर कहा करता हूँ, वालिदैन चाह रहे होते हैं कि मेरा बच्चा जो है ना वो बादशाह बने, किंग बने, तो बेटा कई दफा किंग ऑफ भंगड़ा बन जाता है। लोग ही कहते हैं जी इस किंग ऑफ भंगड़ा। जी सर प्लीज। तो बचपन बस उसी तरह से जी, घर में डिसिप्लिन ठीक करते करते करवाते गुजर गया। 8 बहन भाई हम, 2 मामा बाबा, तो मिलजुल के मुझे 9 लोग जो ठीक करने वाले थे। तो सब ने कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद मैं ऐसा नहीं, वो कामयाब नहीं हो सके। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे ज्यादा जो है ना वो किसकी मौजूदगी से प्रेशर होता था? सबसे ज्यादा मैंने अपने वालिद से सीखा। अच्छा, ठीक है। हाँ, उन्होंने अल्लामा इकबाल की किताबें रखी हुई थी 2-4, और वो उनको ज़ुबानी याद थी और हमें वो पढ़ाया करते थे। और उनके शेर से ज़िंदगी का हर सुबह का आगाज़ होता था। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। फिर उसके बाद रूमी की शायरी और कहावत, वो सारा वो अल्लामा से बड़ा एक इश्क था उनका, और बड़ी मुहब्बे वतन। वैसे अजीब लोग थे। कभी कभी मैं सोचता हूँ, वालिद साहब उस ज़माने में तो अखबार का दौर था, तो आजकल भी खैर है लेकिन उतना नहीं रहा। आपको पता, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया। तो वह सब अखबार पढ़ते पढ़ते तो एकदम आंसू से रोने लग गए। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते हैं ये देखो यार, ये पूरे बेचारे जा रहे थे एक बस में, वो बस गिर गई है दरिया में और सारे सबकी डेथ हो गई। यानी सेंसिटिव लोग के किसी के गम में कौन ऐसे होता है? आजकल हम देखते हैं, अच्छा धमाके में इतने बंदे मार गए, अच्छा अगली खबर क्या, अगली फलां जगह ये हो गया। मतलब वो इतने हसास लोग थे, और कभी कभार ऐसी कोई खबर आती थी तो वो रो रहे होते थे। तो बड़े ही हसास लोग थे। आजकल वो चीज़ें हमारी, उसने कहा मुश्किलें हम पे पड़ी इतनी कि आसान हो। तो बचपन में हमने जो उनसे सीखा, उसमें हसासियत जो है। और उस दिन वो कह रहे थे, हमारे जो कॉलमिस्ट हैं हसन निसार साहब, वो कहते यार जुलाई में मेरा बस चले तो मैं बच्चों की पैदाइश पे पाबंदी लगा दूं। अच्छा, क्योंकि जुलाई में कैंसेरियंस पैदा होते हैं। ओके। और कैंसेरियंस इतने कोई सेंसिटिव लोग होते हैं और अपने लिए अजाब बना लेते हैं लाइफ की, लोगों का इतना एहसास होता है। और मैं उनकी इस बात से एग्री करता हूँ। और थोड़ा बहुत हॉरोस्कोप पे पता नहीं, मुझे लगता है कि क्योंकि मैं जो मैं पढ़ता हूँ अपने हवाले से, हॉरोस्कोप पे बिलीव करता हूँ। हाँ, वो मैं तो सिर्फ अल्लाह पे बिलीव करता हूँ, लेकिन अल्लाह को कोई ऐसे इनविजिबल सिस्टम भी हो सकता है, क्योंकि हॉरोस्कोप जितना भी मैं देखता हूँ तो रिलेट करता हूँ मैं उससे। बहरहाल वाकई सेंसिटिव बंदा अपने लिए। तो बचपन ऐसे ही सेंसिटिविटी में, म्यूजिक को सुना तो रोने लग गए। अभी वर्ड्स की समझ में नहीं आई। अच्छा। हाँ, सिर्फ ट्यून सुन के। तो ऐसा एक हसास सा बच्चा था। शरारतें भी कोई कम ही की हैं मैंने। फिर जब स्कूल जाना शुरू हुआ तो घर वालों ने नैना भी सुनते थे बचपन हाँ, में। बिल्कुल। लेकिन वो लिरिक्स आपको नहीं, उस वक्त बचपन में आपको इसका नैना मतलब मीनिंग नहीं आता था। लेकिन फिर भी आंखों से आंसू बह जाते। हाँ,
लेकिन इस पे नहीं बहते थे, वो और गाने थे जिन पे आंसू बहते और कौन थे। से थे? मुझे अब वो याद नहीं है, मगर ट्यून सुन के वो घर वाले बताते हैं कि तुम इतने छोटे थे कि तुम रो रहे होते थे, और मुख्तलिफ सॉन्ग्स पे। इस पे तो फेवरेट गाना था, तो उसमें मैं खुश होता था। ऐसे बचपन गुजरा। स्कूल में गए तो स्कूल में भी बचपन ही था, ज़ाहिर अभी गुजरा नहीं था, मगर उन्होंने स्पीच, टीचर ने कहा कौन बच्चा करेगा, तो मैंने हाथ खड़ा किया, पेपर पे लिख के दिया, उन्होंने इस टॉपिक पे लिखवा के लाओ, अब्बू ने लिख के दी। तो 2-3 और बच्चे पढ़ रहे थे, एक ने की तकरीर, दूसरे ने की, तो मैडम साथ साथ ग्लासेस यहाँ पे ऐनक रख के अपनी तो कॉपीज चेक कर रही थी। मिसेस अमजद, मुझे नाम याद आज तक उनका। कहते अगला बच्चा कौन था? मैंने पीछे बैठा हुआ था, मैंने कहा मैडम मैं। हाँ अबरार, चलो मुझे यहाँ तक आवाज़ आनी चाहिए तुम्हारी। तो बाकी थोड़े से मिनमिन नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मेरी तो बाहर जाएगी आवाज़। तो मैंने जब शुरू किया ना, वो पहला शेर था, उमर खा दर काबाओ बुतखाना मीना लद हयात ताज बस में इश्क यकदन आए राज आयत बेरूं। तो मिस ने यूं करके ऐनक उतारी, उन्होंने कहा ये बच्चा कहाँ से? और बाकी सारी क्लास ने मुड़ के देखा कि ये कौन। ये मेरी एंट्री थी पहली। अच्छा, गुड। हाँ, और पब्लिक अपीयरेंस सो टू से के एक वहाँ से स्पीच के start सिस्टम हुआ में। है। और मिस ने मुझे पकड़ा, उनका आओ मेरे साथ, सीधी प्रिंसिपल के कमरे में। मैंने कहा पता नहीं को मेरे से गलती हो गई है। कहती है मैडम देखें ज़रा, मैंने टैलेंट जो हंट किया। तो उन्होंने कहा शुरू हो जाओ। फिर मैंने वहीं से उमर खा दर का वो रट्टा हुआ था शेर शुरू कर दिया जनाब। मिस प्रिंसिपल ने मुझे उठा के, मतलब ज़रा छोटा बच्चा था, तो उन्होंने उठा के मुझे अप्पे शप्पे करने शुरू कर दिए। और उन्होंने कहा यार वंडरफुल। फिर मैं, वो एक बच्चा होता है ना, पूरे स्कूल के लिए एसेट साबित होता है। तो मुझे याद है, मैं स्पीच करने जाता था तो डाइस ज़रा बड़ा होता था, तो मेरे नीचे एक लकड़ी की कुर्सी रखते थे। अच्छा। उस कुर्सी पे मैं चढ़ता था, फिर मैं माइक्स के ऊपर पहुंच जाता था आसानी से, और माइक्स पे फिर वो काफ़ी सारे लगे होते थे। और वहाँ पे मैं स्पीच करता था। और फिर सारी, उसके बाद फर्स्ट प्राइज़ मुझे पहला मिला। उसके बाद सारी टीचर्स बाई एयर में एक से दूसरे की गोद में, दूसरे से तीसरे की गोद में जा रहा था। ग्रेड 1 में थे आप? हाँ। लेकिन किसी को सुनते भी थे, किसी से इंस्पायर थे, किसी स्पीकर से? नहीं, या एक नेचुरल था? नहीं, नेचुरल नहीं, घर वालों ने सिखाया था। बड़े भाई जमीयत में थे, इसरार भाई। अच्छा। तो जमीयत वाले तो आपको पता तकरीरें कैसे करते हैं। बिल्कुल। उन्होंने मुझे वो जमीयत वाले स्टाइल में तकरीर करना सिखाई। उनको देख देख और दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। और फिर स्टेज पे पहली दफा मेरी स्पीच के सिलसिले में एक इसके अलावा भरपूर एंट्री और फर्स्ट प्राइज। वाह। और वो डीसी थे उस वक्त, और डीसी हमें बला लगते थे। और मेरे वालिद साहब भी बहुत खुश कि डीसी ने प्राइज दिया है। और वो जनाब सारा, और उन्होंने जहन में भी अड़ा तुमने भी डीसी बनना बड़े हो। तो मुझे अपने पिछले दौर में मुझे याद है, कई हमारे डिप्टी कमिश्नर दोस्त जो है ना, कभी कभार फ़ोन किया करते थे कि यार मेरी पोस्टिंग वहाँ पे करवा दें अगर आप, तो ये वो। तो मैं हैरान होता था, हंसता था। मैं कहता था यार अगर आज अब्बू ज़िंदा होते तो वो देखते कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है। आज उनके नाम पे हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज और कैंसर हॉस्पिटल। बड़ी सादा ज़िंदगी हमारे बुज़ुर्गों ने गुजारी थी, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत की, उनसे बहुत कुछ सीखा। लिहाफ में अब्बू के साथ बेड शेयर करके, तो अब्बू मुझे साइज, मतलब कितने कितने घंटे मुझे याद कराया करते थे, मुख्तलिफ़ चीज़ें, टेबल्स याद कराते थे। और उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट बना लिया था, मुझे कभी कभार लगता है। और जैसे ही टाइम गुजरता जाता है, उनकी बातों की अहमियत कि वो जो करते थे, आज उनका अंदाज़ा होता है कि वो ये कह रहे होते थे, अच्छा इसलिए कहते थे, क्योंकि आज मुझे अपने बच्चे की अगर तरबियत करनी होती है, मैं वो बातें करता हूँ, मुझे लगता है मेरे अब्बू बोल रहे हैं मुझ में। तो इसलिए मैं वालिदैन से ये कहूँगा कि बच्चे वही बन जाते हैं जो आप उनको बनाते हैं। और वो आप बना नहीं सकते उनको जब वो बड़े हो जाते हैं, थोड़े से 7 साल से बड़े हो जाए, फिर आप उनको नहीं, उससे पहले पहले बना लें। सो उनके अंदर ऑनेस्टी डाल दें, सच बोलना डाल दें। उनके अंदर ये अब हमें, मेरे सामने या मेरे बहन भाइयों के सामने, मैं आपको गारंटी करके देता हूँ, छोटी बात नहीं करने लगा, कि अरबों रुपए का ढेर लगा देंगे ना, और साथ बता देंगे है वैसे हराम का, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा। उनमें से एक धेला कोई नहीं उठाएगा। अच्छा, वाह। मेरे 7 बहन भाइयों समेत मेरे 8 को। क्यों? हमारे वालिदैन ने हमें ये बताया था। जो वैल्यूज़ उन्होंने दी, बेटा तुमने शादी में शो नहीं करना। आज 2-2 करोड़ मिलता है एक शादी में, नहीं करता ना। आपको पता ही है कि मैं एक शो के कितने पैसे ले लेता हूँ, और हमें 1 करोड़ इकट्ठा करने के लिए कितना टाइम लगता है। लेकिन आज अबरारुल हक 2 करोड़ को 1 सेकंड में है। क्यों? इसलिए कि वालिदैन ने इनकलकेट किया माइंड में कि तुमने अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना, वैल्यू सिस्टम का ख्याल रखना है, ऑनेस्टी दिखानी है, इस मुल्क के लिए कुछ करना। यानी प्रोजेक्ट बना दिया था पाकिस्तान को, हमारे वालिदैन ने प्रोजेक्ट बना दिया था हमारे लिए। यू हैव टू फिक्स दिस कंट्री। हम सोचते थे यार मैं तो कोई इतना लायक भी नहीं हूँ, बच्चे क्लास में ज़्यादा लायक है, मैंने ही फिक्स करना है सारा। किसी आम आदमी का बच्चा जो है, उसकी तरबियत ये कर दी जाए,
और उसकी एक वलियों जैसी नेचर बना दी जाए तो उसको मौका मिलेगा मुल्क की खिदमत करने क्यों नहीं मिलेगा यार? मौका अल्लाह देता है, उसको रास्ता मिलेगा, अल्लाह देता है। अभी तक तो नहीं मिला। नहीं, क्योंकि तरबियत नहीं हुई सही। यार देखिए मेरी बात सुने, मुझे ये लगता है कि जब वो गरीब का बच्चा उसकी तरबियत होगी ना, वो फिक्स कर भी देगा। क्यों? उसका तारुफ गुर्बत से होगा, सिर्फ गरीबों से नहीं होगा। उसके घर पे किसी ने दस्तक दी होगी, किराया दो मकान का, और वो सहम गया होगा अपने माँ बाप के साथ कि मेरे माँ बाप अब क्या इनकी शक्लें उतरी हुई हैं। माँ बाप को बंदा आइडियलाइज करता है, मेरे माँ बाप पूरी दुनिया से बड़े हैं। जब उनको परेशान देखता है ना, तो उसकी दुनिया चली जाती है। वो बच्चा बगावत करेगा, वो बच्चा जब वो ऊपर बैठेगा ना उस तख्त पे, तो वो कहेगा कि हाँ मैं अब गरीब की खिदमत करूँगा। वो ही करेगा जो सिर्फ गरीबों के नारे गुर्बत दूर करेंगे। वो वाले सीन नहीं कामयाब होते, मुझे नहीं लगता। मतलब वो बर्गर, स्क्रू जिसको बना, आप बर्गर क्लास कहते हैं, बर्गर कह लें, कुछ उनका तारुफ ही नहीं है। देखिए मेरे बच्चों, मैंने वो साइड देखी हुई है थोड़ी सी। तो आप ब्लेस्ड, यू देखिए फील मेरे ब्लेस्ड वालिद साहब एक about it? सिविल सर्वेंट थे। हम छोटे से घर में रहते थे। वो ऑनेस्टी की वजह से उन्होंने बड़ी एक हैंड टू माउथ जिंदगी गुजारी, वरना उनके जूनियर अफसर अरबोंपति थे। वालिद साहब की वैल्यूज को फॉलो करते थे वो अपनी, इसलिए वो हमें बड़ा कुछ नहीं दे के गए, लेकिन बड़ा कुछ दे गए हैं। एक बहुत बड़ी सोच दे गए हैं। मेरा जो आपने सवाल किया ना, अल्लाह करे कोई गरीबों में से बच्चा निकले, और निकलेगा ही वो इंशाल्लाह, जो आके इस कौम को लीड करेगा और वही उनका ख्याल करेगा। वरना अपना कुंबा सारे पालते हैं। सहाफ़ी है ना, एक को किसी ने पकड़ लिया, सारे कैमरे लेके आ जाते हैं ना आप लोग, वकील के साथ होती जाती, सारे वकील आ जाते हैं। तो जब गरीब का बच्चा निकलेगा ना सर, तो वो फिर सारे उसके साथ लगेंगे। कितनी दुश्वारियां फेस की अभी तक आपने इस ट्रैक पे, इस सफर में? और वो वालिद साहब की वो जो एक उनका ख्वाब था मुल्क की खिदमत करने का, और आपने जब बराह रास्त कोशिश की, और अब तक जो है बड़ी रुकावटें आई आपके रास्ते में। कोई शक नहीं। देखिए मैं इस सिलसिले में बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ कि मैंने अपने नबी की ज़िंदगी को अपने लिए आइडियल समझा, क्योंकि वो आप मार नहीं खाते अगर उनकी ज़िंदगी पे आप चलते हैं तो। उनकी ज़िंदगी में जिहाद भी है, उनकी ज़िंदगी में सब्र भी है, हिकमत भी है। मेरी बात याद रखें, बहादुरी सिर्फ ये नहीं है कि आप डट के मर जाएं सिर्फ, ठीक है? वो सुल्तान राई और मुस्तफ़ा कुरैशी है। बहादुरी ये है कि आप सब्र के साथ काम लें, और जब आपका वक्त आए उस वक्त आप उठ के खड़े हों हिकमत के साथ। मुझे लगता है कि जो मेरा फैसला था दुरुस्त था, क्योंकि हमने गलतियां हमसे हुई हैं, और वो गलतियां इखलाक से रिलेटेड है। जिस वक्त आपने सियासत ज्वाइन की थी ना, तो मैंने जंग अखबार में एक स्टोरी की थी जिसमें मैंने लिखा था कि आप दुनिया के सबसे ज्यादा ममालिक में परफॉर्म करने वाले उस वक्त पाकिस्तानी सिंगर थे, और मैंने सारे नाम मेंशन किए थे। और बल्कि शायद मैंने फ़ोन पे आपसे सवाल भी पूछा था कि कौन सी कंट्रीज दुनिया की अभी रह गई हैं, तो बहुत कम नाम होंगे, इंडिया में इनमें से एक। जी सर। यानी कि इतना फेम, और उस वक्त आपने अपना जो एक म्यूजिक कैरियर था पूरे का पूरा दाव पे लगा के सियासत करने का फैसला किया। बाद वाले फैसले पे हम बाद में आते हैं। वो फैसला जो था वो कितना मुश्किल फैसला था, क्या सोच के आपने किया? क्या आपको अंदाजा नहीं था सूरत हाल का, और आप समझते हैं वो फैसला दुरुस्त था? 100% दुरुस्त था। मैं उस पर बिल्कुल नादिम नहीं था। और क्योंकि एक तब्दीली का, एक ऑनेस्टी का, एक नए पाकिस्तान का, एक दुरुस्त पाकिस्तान का, एक डेमोक्रेटिक रोशन ख्याल पाकिस्तान का ख्वाब था, और उसको फुलफिल करने के लिए मेरी क्या हैसियत थी? मुझे लोग कहते थे तुम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाओ। लेकिन आपने सियासत छोड़ क्यों दी? वो बाद में आते हैं उसमें, उस पे आते हैं, उसी पे आ रहे हैं बुशरा, आपके सवाल पे आ रहे हैं। जब ये शुरू हुआ जी जी, तो उससे पहले मैं अपनी सियासी पार्टी बनाने की कोशिश कर रहा था उन दिनों में, और मैंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला भी लिया था। और कुछ जजेस थे, और कुछ साहबका फौजी जर्नैल रैलीज, थे। बड़ी बड़ी रैलीज आपकी शुरू हो गई थी, और एक्टिविटी आपकी शुरू हो गई थी, और कुछ फौजी जर्नैल थे साहबका, कुछ ब्यूरोक्रेट से बड़े, उसमें जिस तरह
फॉरेन डिप्लोमेट्स भी रहे पाकिस्तान के, और बेशुमार लोग, और हर शोबा ज़िंदगी से लोग उसमें हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन जब मैंने खान साहब का, और खान साहब से 1-2 दिन पहले की हमारी रैली थी, जब अक्टूबर में उनकी रैली कामयाब हुई 30 की, 27 को हमारी थी, 30 को उनकी थी। तो जब मैंने सुनी तो या कनाबुदो वैया कनस्ताइन आगाज़, और फिर मैं बड़ा हैरान हो गया कि ये सारी वो बातें हैं जो मैं यूथ पार्लियामेंट में नौजवानों के साथ कर रहा होता हूँ, और लोगों ने उनको पजीराई दी। तो मैंने कहा यार वाई, आपको आपके घर लेने आए थे रसीफ, आपको आप भी तशरीफ लाए थे, आपने उनसे सवाल भी पूछा था। जी, मैंने सवाल भी पूछा था, मैं बल्कि रिपीट कर देता हूँ वो सवाल। मैंने इमरान खान साहब से ये सवाल किया था कि आप इब्रारुल हक जैसी जो शख्सियात हैं और एक वर्ल्ड फेम हमारे जो आर्टिस्ट हैं, उनको अपने जलसे रंगीन बनाने के लिए पीटीआई में शमूलियत की दावत देने आए हैं, या वाकई उनको भी इक्वली पार्लियामेंट का रास्ता देंगे? तो उसका जवाब जो है वो बरार साहब बताएंगे, और किस हद तक वो उस पर अमल पैरा रहे चेयरमैन, वो तो आप बता सकते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं सारी अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने मेरे से बहुत प्यार किया। लेकिन बाकी शोज़ की निस्बत यहाँ आप खुल के सब कुछ बता भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहरहाल मेरी ख्वाहिश लाहौर से उस कॉन्टेस्ट करने की थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी, आपको भी पता है। हामिद खान साहब वहाँ पे आगे, मेरी उनसे इस हवाले से बात हुई थी, वहाँ से उन्होंने कहा चलो हामिद साहब। फिर एक और रावलपिंडी में था, उन्होंने वहाँ मैंने काफ़ी 2 साल मेहनत की, लेकिन वहाँ पे वो आमिर कियानी साहब आगे। ये चीज़ें पॉलिटिक्स में होती हैं। आपको लेकिन लाहौर वाला हल्का ज़्यादा मजबूत लग रहा था नारोवाल की निस्बत? हाँ, वो ज़्यादा मजबूत, मैं रहता भी था, मैं यहाँ पे कैंपेन भी आसानी से कर सकता था। खान साहब ने मुझसे वादा कर लिया था उसमें, लेकिन पॉलिटिक्स में 100 चीज़ें आ जाती हैं। कोई मेरी अपनी ज़ात इम्पोर्टेंट नहीं रखती, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं थी। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से आपका जो एक करियर है म्यूज़िक का, मुतासिर हुआ, वो कितना मुतासर हुआ और कितना लॉस हुआ कि बावजूद इसके कि आप उससे बहुत सारा जो पैसा कमा रहे थे वो आप सुगरा शफी हॉस्पिटल के लिए और अपने चैरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो इकट्ठा करते थे? देखिए, वो एक प्रोजेक्ट होता, ठीक है, उसको उससे बड़ा बना लेते हैं हम, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन सोचें कि अगर मुझे पॉलिसी मेकिंग का टाइम मिल जाता और कोई ऐसी जगह मिल जाती, तो आपकी एक पॉलिसी बदलने से पाकिस्तान के बाहर से अरबों डॉलर्स आ सकते थे। मैं आज भी पॉलिसी बना के बैठा हुआ हूँ, मैंने बाय द वे वो चीफ साहब को भी भेजी है, और उनको भी, क्योंकि हुकूमत जो भी हो अगर वो पॉलिसी अपना के काम करेगी तो 2 अरब डॉलर अगर एक अरब के लिए हम रुल रहे हैं, तो 2 अरब US डॉलर्स अगर बाहर से आ जाएंगे तो फ़ायदा ही होगा ना इस मुल्क का। तो आप जब बड़ी पोजीशन पे आते हैं ना, तो आप बहुत बड़े पैमाने पे काम कर सकते हैं। कुजा एक नारोवाल के अंदर हॉस्पिटल था, तो एक हम और बना लेते, 2 बना लेते, लेकिन उससे 100 बन सकते हैं। और पॉलिसी मेकिंग अगर आपको मिल जाए, यानी हुकूमत आपको मिल जाए, तो आप अपने विजन की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, ग्लोबल पर्सपेक्टिव की वजह से, अपने तजुर्बे की वजह से सैकड़ों हज़ारों जगहों पे हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, हेल्थ सर्विस डिलीवरी फ्री कर सकते हैं। और ख्वाब मेरा ये था कि देखें, अभी भी मेरा सहारा को लेकर ख्वाब यह है कि अगर अल्लाह ने मुझे 15 साल और लंबी ज़िंदगी दी, तो मैं, आप यकीन करें, अपने बच्चों को भी ये बता रहा होता हूँ कि अगर 15 साल मुझे और ऐसी एक्टिव लाइफ मिल गई तो मैं यहाँ तक फैला दूंगा, हेल्थ सर्विस डिलीवरी को अल्लाह फैलाएगा। और उसके बाद आपने लेकर चलना है, और 10 से 20 साल के अंदर पूरे पाकिस्तान में सहारा के हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस होंगे। हम सारे ग्रेजुएट्स बाहर भेज रहे होंगे, बाहर से ज़र्रे मुबादला आएगा, बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पे आएंगे, डॉलर्स लेकर आएंगे, हेल्थ सर्विस डिलीवरी पूरे पाकिस्तान के लिए फ्री होगी। ये मैं सहारा के प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। अगर आपको इसके लिए 25 से 30 साल चाहिए होंगे, लेकिन अगर आपको हुकूमत मिल जाती है तो यही काम आप 10 साल के अंदर अंदर कर सकते हो, बल्कि 5 साल में भी आप उस ट्रैक पे आगे चल सकते हो। मैं ये नहीं कह सकता ओवरनाइट हो जाएगा, बात वो करनी चाहिए जो हो सके। 5 साल की मुद्दत के अंदर आप ट्रैक पे चढ़ा दोगे, बहुत सारे हॉस्पिटल बना लोगे। 10 साल के अंदर पूरे पाकिस्तान में हेल्थ सर्विस डिलीवरी फ्री। कोई बंदा ऐसा नहीं मरेगा इंशाल्लाह जिसको दवाई ना मिली हो, जिसको डॉक्टर की कंसल्टेशन ना मिली। अच्छा, आपने अभी फरमाया कि अगर आपको हुकूमत मिल जाए, तो आपको अगर हुकूमत नहीं मिल रही तो आप हुकूमत को मिल जाए। हुकूमत तो है ना, इतने बड़े बड़े आइडियाज हैं आपके पास, तो आप इनका हिस्सा बन जाएं। मैं हुकूमत से नहीं मिलना चाहता, मैंने उनको आइडियाज भेज दिए हैं, क्योंकि ये आइडियाज पाकिस्तान के हैं। अच्छा। मैं आइडियाज भेज चुका हूं उनको, खुदा की कसम लिख के भेज चुका हूं मौजूदा हुकूमत। हाँ जी। अच्छा। हाँ, मेरी मामे की बेटी तो नहीं है हुकूमत, लेकिन पाकिस्तान की तो है ना। लेकिन मैं ये सोच रही थी बरार साहब कि अगर आपको एडवाइजरशिप की ऑफर आती है, कि मिनिस्ट्री की आती है, तो कौन सी मिनिस्ट्री लेना पसंद करेंगे? फॉर इंस्टेंस अगर आपको ऑफर आती है। मैं जनाब कोई मिनिस्ट्री नहीं लेना,
मेरी मेरी तरफ से और अगर इमरान खान रिहा हो जाए, सियासत से तौबा कर लिया आपने? मैं सियासत से तौबा इस वक्त तायब हूँ। इमरान खान अगर और रिहा हो क्योंकि जाते पता हैं क्या है, और आपको सियासत ऑफर हो करते नहीं ना हैं। रही यार। सियासत होगी तो फिर देखेंगे, अल्लाह करे कोई अच्छा वक्त आए। इब्रार साहब मुझे ये बताएं, अगर इमरान खान रिहा हो जाते हैं और आपको दोबारा ऑफर करते हैं कि आप उनकी पार्टी ज्वाइन कर लें, सियासत में आपको ऑफर करते तो आप कबूल करेंगे, जाएंगे, इस बारे में सोचेंगे? आपको लगता है वो आपको बुलाएंगे वापस? वो देखते हैं ना इंशाल्लाह। अल्लाह ताला भी, हम दुआएं कर रहे हैं। मेरे दिल में क्या है अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। बेशक। मैंने क्या क्या किस किस के लिए लेकिन अब किया, फ्यूचर में क्या आपके नहीं प्लान्स किया, हैं सियासत को दोबारा ज्वाइन करना? अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। मेरा क्यों नहीं दिल करेगा कि मैं पाकिस्तान के लिए काम करूं? जरूर जरूर। ठीक है ना। अगर कोई अच्छा, अगर वो भी आके मेरी हेल्प लेने की कोशिश चाहेंगे तो मैं कर सकूंगा ना। ज्योग्राफी और लॉ जैसे ड्राई सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए और पढ़ाए, लेकिन वो पढ़ाते पढ़ाते सिंगर बन जाना, एक डिफरेंट माइंडसेट में चले जाना, और बिलो द घर कैसे चले गए, ये बताइए। देखिए, बिलो द घर तो सारे ही जाते हैं। मैं कौन सा अपनी अपनी बिलो द घर। मैंने जरा जिक्र कर दिया उसका। और वो जिक्र उसका हिट हो गया। कुछ तो सोच के चले। मुझे बिलो द घर आपसे फरमाइश है, सुनना भी है मैंने। अभी भी सुनना है यार बिलो द घर। वैसे आपने सुन के क्या एवरग्रीन करा? सॉन्ग्स हैं, एवरग्रीन सॉन्ग्स। आप तो वो बिल्ले के घर जाए यार। उसने कहा था बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की नहीं, करें, ये मेरी है एक ना? फरमाइश बल्कि है ये उससे भी आपसे। अच्छी बात है। तो बहरहाल उसने कहा था ना कि उड़ाली तूतियों ने, कमरियों ने, अंधलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट लिया हो फुगा मेरी, खामोशी गुफ्तगू है, बेज़बानी है ज़बां मेरी। आज भी जो है बिलो दे घर ज्यादा करीब है आपके, उसके बाद भी बड़े बड़े हिट हुए, मगर जो है ना फेम जो उससे मिला आपको वर्ल्ड वाइड, तो वो उसको कहाँ रखते हैं? मैंने वो घर में मेरे ना अलमारी है, उसमें रखा हुआ है। अच्छा। लेकिन ये है कि कोई शक नहीं जी, उसकी वो तारुफ बन गया ना असल में। बिलो दे घर पहला वाला वो था, और ऐसा उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, लेकिन आपको तो पता ही है, आप उस ज़माने के ही हैं, उसी ज़माने के हैं ना। हाँ। तो वो सुपर डुपर हिट उस ज़माने में, और फिर हार्ड कॉपीज़ का करोड़ों में बिकना। वो हार्ड कॉपीज़ का करोड़ों में मतलब बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, आज जो है ना संजीदा गुफ्तगू ज्यादा हो गई, वैसे बहुत और आपकी शख्सियत का जो एक दूसरा पहलू है जिसके हम फैन हैं, और बुशरा जो है ना सर, इसको शाम के बाद ना मौसीकी की कमी शुरू हो जाती है इसके अंदर, नहीं, और मेरी इन्हें आपसे नहीं टलना रिक्वेस्ट सर, है। सेहत से भी सर इन्हें नहीं टलना। मौसीकी की भी और खुराक की दोनों की। तो इसको चलिए गाना इसको सुना जरा दें। बिलो सुना दे, बिलो के 2 वर्जन सुनना चाह रही है सर, वो सुना दे प्लीज। क्या दोनों वर्जन कौन से होते हैं? दोनों कौन से कोक वर्जन? स्टूडियो ये तुमने वाला 100 दफा कह दिया है मुझे, ये मुझे समझ नहीं रही। सर एक तो आपका पहला ओरिजिनल, और सेकंड जो आपने कोक स्टूडियो में। नहीं, वो कोक स्टूडियो वाला तो उसमें लड़कियां मैं कहाँ से लाऊंगा? उसमें तो वो आइडिया मैंने उसे दिया था रोहेल को, वो बड़ा अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है। अच्छा। रोहेल हयात बहुत ज़बरदस्त। तो उसने वो फौरन मान लिया, क्योंकि वो क्रिएटिव आदमी, उसको आइडिया हो गया कि वाकई उसमें वो हल्का क्या कहती है, तो के नाके चंगे बच्चे बन के जेल शैला के कंगी शंगी वाके शीशे मुड़े बैके जरा देर लगा के काली काली अखियां च सुरमा पाके दंग 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 आजाद जाना बिलो द घर, बाई किन किन जाना बिलो द घर, टिक टिक टाओ लैन बनाओ, टिक टिक टाओ लैन बनाओ, टिक टिक टाओ लैन बनाओ, टिक टिक टाओ नाले लैन बनाओ, टिक टिक टाओ लैन बनाओ, जिन जिन जाना बिलो द घर, जिन जिन जाना बिलो द घर, आजाद जाना बिलो द घर, बाई किन किन जाना। जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया। वाह 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 वाह। एवरग्रीन सॉन्ग है, कोक स्टूडियो एवरग्रीन। दोबारा फिर आपने नहीं किया? नहीं, उसके बाद नहीं किया अभी तक। दोबारा नहीं किया? प्लान्स हैं आपके? अगर कहेंगे तो व्हाई नॉट। अच्छा, भट्टी दी एनी की फरमाइश आंदी है, एनी की फरमाइश आंदी है कि हुन बिल्कुल बिलो जी नहीं भट्टी दी फरमाइश हो गई। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੱਟੀ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ ਭੱਟੀ ਦਾ। ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ? ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੈ ਨੇ? ਹਾਂ। अच्छा, वेरी गुड। और
भट्टी मैं एक अपने टीवी के प्रोग्राम में बुला लिया। अच्छा, ये बटर भट्टी की क्या जोड़ी है? जट और भट्टी की। जट और भट्टी वो जट और भट्टी यानी वो, हाँ जट मैं हूँ, वो भट्टी है। हाँ, वैसे हम कुदरती हमारा जो गांव है उसका नाम है भट्टी काहलवा। अच्छा, तो हम काहलो हैं और भट्टी भट्टी हैं, तो वो हम दोनों कौमें, तो हमारी भट्टियों के साथ बड़ी यारी होती है। अच्छा, तो इत्तेफाक से मेरे जो ससुराल हैं वो भी भट्टी हैं। अच्छा। ये बहुत कम लोगों कैरेक्टर को, कैसे डेवलप हुआ? वो कम लोगों को पता है। कैरेक्टर बस वो हमारा एक दोस्त था, बड़ा दिलेर सा, एक उस टाइप का, जरा हैपनिंग सा, और बड़ा लाउड बोलता है, और वो बड़ा जिस महफिल में बैठता है उस महफिल की वो जान बन जाता है, और कोई ना कोई ऐसी बात करता है कि हिट हो जाती है। जैसे वो बस वाली बात थी, वो राउंड द विकेट जा रहे हैं, और बेशुमार उसके। अब तो वो सारे लोग सुन ही चुके हैं किससे, लेकिन वो जो मैंने उसको प्रोग्राम में बुलाया अपने, तो उसने पूछा भट्टी साहब आप जरा बताएं ना कि इनकी भी तो कोई बात बताएं, ये आपकी इतनी बातें बताते हैं। कहते ब्रॉड यूनिवर्सिटी दे विच बस एमी पेंट। अब वो कहना चाह रहा था कि पेंट फटी हुई जीन्स पहन के ना तो ये फिरता रहता था, ऐसे कहना चाह, हालांकि ऐसी बात थी नहीं, लेकिन उसने कहा चलो मैं इसको तंग करता हूं। तो फटी हुई जीन्स को वो किस तरह डिस्क्राइब कर रहा है, उसके अंदर भी तशद्दुद लेके आया। कहता पेंट दे विच फायर मार के पेंट फायर मार के जीन पाड़ के कहता उत्थे फिरदा हुंदा। मैं कहा यार भट्टी साहब तुसीं ਇਹਦੇ ਚ भी तशद्दुद है, पेंट इस प्लेट ਦੇ ਨਾਲ भी पाड़ी जा सकती है। उसकी कोई ना कोई ऐसी बात निकल जाती है जो हम एंजॉय करते हैं। सराइकी के हवाले से भी आपने को बयान दिया कुछ दिन पहले। हाँ, सराइकी के हवाले से वो हिना नियाजी बड़ी अच्छी सराइकी बोल रही थी ना, तो वो उसने कोई शाकिर शुजा आबादी का शेर सुनाया, तो मैंने कहीं कह दिया कि देखें मुझे ना इन शेरों से भी, और हर सराइकी जो है ना वो शाकिर शुजा आबादी का शेर ज़रूर सुनाता है, और वो ना हर सराइकी थोड़ा सा ना रोमांटिक ज़रूर होता है, और मुझे ये लगता है कि जनूबी पंजाब वालों का प्यार जो है ना कभी तोड़ नहीं चढ़ा। और एक तो होता है ना कि वो मतलब इन नाल पैड़ी हुई है प्यार इश ना कभी ज़िंदगी में, तो आगे से वो कहती है कि नहीं वो तो सारे शायर ही ऐसे कहते हैं। मैं कहते देखो बाकी शायरों में तो ये भी होता है ना कि मेरे महबूब ने मेरे साथ दगा कर दिया, या वो तो मतलब इससे साबित होता है कदी ना कदी गल बन गई सी। तुम लोगों की तो गल ही नहीं बनती। गिले ही रहते हमारे महबूब ने हमारे हाल तक ही नहीं। स्टार्ट तो ही उजाड़ है। कभी मोहब्बत कामयाब हुई नहीं, इन द फर्स्ट प्लेस होता ना एक मुलाकात हो जाए, वो भी नहीं। अच्छा जी, इश्क दी नाकामी से एक बात ज़हन में आई है कि कभी आपको, अब वैसे तो आपने बड़ा टाइमली शादी करके और जो है ना ये से कहानियां और स्कैंडल जो है ना छुटकारा पा लिया, लेकिन फैन मोमेंट्स और प्रपोजल्स और इस तरह की सूरत रही है, और कई बिल्कुल ही उन्हें कह रही मैं तो बस मर जाना अगर आपसे शादी नहीं, कोई ऐसा। हाँ, मैं समझता हूँ सारे सेलिब्रिटीज़ के ऐसे फैंस होते हैं, I'm श्योर आप लोगों के भी होंगे। अभी चूंकि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो मेरी शामत आप लाए हुए हैं, तो आप लोगों के इंटरव्यू करेंगे तो आपके भी कोई ना कोई इस तरह के फैंस होंगे जो कहते होंगे मैं मर जासा तेरे नाल व्याह। हालांकि ये कहानियाँ ही होती हैं मरता शरता। मेरा एक मैनेजर था, अच्छा, वो उसकी ना एक शादी भी हुई थी, तो वो कहता है उस मेरी किसी फ़ैन का फ़ोन आता था, तो वो फ़ैन का फ़ोन मैनेजर के ज़रिए एक आध दफ़ा उसने मेरी बात करा दी। अब बार बार फ़ोन आया, इतना फ़ोन आया कि वो मेरे मैनेजर के साथ सीधी हो। अच्छा, वसीम के साथ जब बात उसकी बन गई तो मुझे एक दिन वसीम कहता है कि सर वो मुझे कह रही है कि मैं शादी करो वरना मैं मर जाऊँगी। अच्छा, मैं क्या बात सुन वसीम, मर्जी तेरी है, एक कहानियाँ होती हैं, कोई नहीं मरना कोई नहीं है। तो कहता है नहीं सर वो मर जाएगी, मैं आपको बताऊँ वो मेरे से बहुत प्यार। मैं क्या यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो नहीं मरेगी, ऐसी तुम फिक्र ना करो। तो कहता अच्छा सर। 2 दिन बाद मेरे पास आया आंसू लेके, सर मैं वो मर गई। ओह वाकई? हाँ, कहता वो मर गई। अच्छा। तो मेरे ना हंसी निकल गई। तो फिर मैं सोचूँ कि यार मारी ना गई हो। मैं क्या वसीम मुझे ड्रामा, कहता नहीं सर पीछे बैठ के उसकी बहनों की रोने की आवाज़ें आ रही थी, वो मुझे बद्दुआएं दे रही थी उसकी बहनें, वो पीछे सारे रो रहे थे। मैंने कहा ये उसने बहुत बड़ा ड्रामा किया है, तुम्हें उसका फ़ोन आ जाएगा देख लेना कुछ दिन तक। कहता नहीं सर। बहरहाल मेरे से नाराज उखड़ा तो चला गया। कुछ 3-4 दिन हुए तो मुस्कुराता है सर अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। सर उसका फ़ोन आया था, मैंने उठाया, कहती है फ़ोन बंद ना करना। वापस आ गई। मेरी पहले बात सुन लो। मैं क्या मैंने तुझे क्या कहा था वो नहीं मरेगी। मैं कहा ये सब कहानी। अच्छा, यानी कि आपको एक्सपीरियंस है जो आपने उसको इतना समझाया और उसके एज ए मेंटोर बन के आपने उसको हेल्प की, तो फिर मैं क्या समझा आपको एक्सपीरियंस होगा।
एक्सपीरियंस नहीं, मैं या कोई घोड़ी ऐसा चढ़ते वाकया बड़े आपके साथ वेखे हुआ है? नहीं यार, कभी ऐसा हुआ? कभी खदशत आए कभी नहीं, सब- मुर्गी सबको आते मुर्गी हैं। दे खून मुर्गी आती। के जैसे खून से। जवाद अहमद से हमने जब पूछा ना तो उन्होंने कहा कि हमें मुझे इतना कोई बड़ा खत आया था, खाते जैसे कमरे फ्लेक्स जितना खाते जितना, कोई। मुर्गी के खून से पता नहीं क्या क्या। कभी आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया हुआ? यार देखो, ये सबको आता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक, मैंने शादी से पहले इतने बड़े बड़े बक्से, मैं उन खतों की बड़ी रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि लोगों ने बड़ी मोहब्बत से, जी, जी। सारे पढ़ नहीं सकता इंसान, आपके फैंस की असल में ना वो आपके फन की तारीफ कर रहे होते हैं लोग। नो डाउट। तो उसकी ना इज्जत एहतराम अपनी जगह कायम रखना चाहिए, कभी उनका मजाक ना उड़ाओ। लेकिन जाहिर है उस पर आप उसको उस तरह से सीरियस भी नहीं ले सकते ना, जिस तरह वो बच्चे होते हैं, फैंस होते हैं, वो एज ऐसी होती है, तो वो सबके साथ ऐसा होता है, कोई ऐसी बात नहीं। भाभी अगर कभी फरमाइश करें तो किस गाने की करते? ये बताएं, कभी या नाराजगी कभी हुई है? उन्हें गा के आपने नाराजगी बनाया कभी हो? हुई? दिसंबर वाला गाना, सानू तेरे नाल प्यार हो गया, इस तरह के गानों की। भाभी ने डेडिकेट करो ना एक गाना। चले गाएं उनके लिए। अच्छा, अपनी मेरी भाभी दी। मैं मेरी अच्छा, मैं अपनी भाभी के यार मैं क्या फजूल बात करने लगा। ये काट देना बेशक, अच्छा। या ना काटना तुम्हारी मर्जी है ना हमारी भाभी। हाँ जी। हाँ, अल्लाह मेरी जिंदगी दे। नहीं, ये मैं इनकी भाभी को dedicate- चले ना, आप इनकी भाभी को डेडिकेट कर दे और हमारी तरफ से हम आपकी वाइफ को डेडिकेट करें। ठीक है। You don't seem to know I love you, baby. I can't love you more than anybody else, I mean. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया, रानिया नी सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। हो दिल दी गल कहनी चाहिए, दिल विच रखनी नहीं चाहिए, बोल बदेशी बोली अपनी बोली भुलनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। You don't seem to know I love you, baby. I can't love you more than anybody else, I mean it. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। वाह 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 वाह, बिल्लो, क्या बात है, क्या बात है, मजाजन क्या बात है, क्या बात है। और प्रीतो, ये जो कैरेक्टर्स हैं इनसे आपने बहुत शोहरत हासिल की। कभी आपने अपनी मिसेस को इन तीनों नाम में से या निकनेम से कह के पुकारा हो? निकनेम एक है, लेकिन वो डिस्क्रीट है, जाहिर है। वो, लेकिन ये इन नामों से उन्होंने कभी पूछा कि आपने किसको मुखातब करके गाने बनाए, प्रीतो, मजाजन? नहीं, उसको सारा पता है। वो अच्छी गल है। और मैडम से किसी ने पूछा ना कि वो कौम के लिए कोई पैगाम मलकत रनम नूर जा से, उन्होंने कहा कौम नु सारियां समझा ने कौम नु मैं की पैगाम देना। अच्छा, वो जिक्र किया अपना बुशरा ने, जवाद अहमद साहब आए थे शो में, आपके दोस्त, तो फिर उनके साथ आपका भी तस्करा रहा, तो हमने यही सवाल उनसे किया, ये आपसे कि इत्तफाक, एक हसीन इत्तफाक है कि आपके करियर बड़े मुश्तरक हैं, यानी कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो दूसरी साइड कह लें कि जी हमने तो उनसे तो ये कहा कि जो जो इबरार कर रहे थे वो आप करते चले गए, तो ये कुछ ऐसा है। और अभी वो जो ठंडी मीठी नोक चौंक रहती थी तो वो खत्म हो गई कि राब्ता शाब्ता होता है। वैसे तो आप मेरे साथ उनके वलीमे पे गए थे, और जिस तरह अभिषेक बच्चन की शादी पे शाहरुख खान हिटते, उस तरह जवाद साहब की शादी पे इब्रार साहब हिटते। पंडाल पूरा आ गया था, याद है आपको, ऑटोग्राफ लेने। हाँ, मेरी बहुत सारी आपको अपनी पहली मुलाकात याद है जवाद अहमद साहब के साथ? हाँ बिल्कुल, बताइए। पहली मुलाकात एवीसी में हुई थी शायद हमारी। वो आपका फैन मोमेंट था, वो बताते हैं कि आप उनसे मिले एक्साइटमेंट में? अच्छा, नहीं, फैन मोमेंट तो ऑनेस्टली नहीं था, लेकिन वो मेरा ख्याल है उस वक्त मेरा एक कज़न है, उसकी शादी में ही वाज परफॉर्मिंग, फारूक की शादी में ना, वो शादियों वादियों में ज़ाहिर है शोज़ करते थे ज़्यादा, ये वो उनका वो दौर था जिसमें वो जुपिटर्स का, जो जुपिटर्स वाला, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अच्छा था, आई ऑलवेज लाइक्ड हिम, और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता था
और बड़ा वो यूज्ड टू लाइक कि मैं ऐसे बड़ा वैसे ऐसे करके बोलता, एक स्टाइलिश सा, और उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है और मैं उसकी आज भी आवाज़ की हमेशा तारीफ़ करता हूँ। बस ये है कि थोड़ा सा पता नहीं क्या आपने उन्हें देखा तो गले लगा मेरे लिया ना एक्साइटमेंट में? नहीं, उससे बातें हमारी होती रही, मेरा गाना भी उन्होंने सुना सब लोगों ने, और मैं करता था, मैं हमेशा मेरी आदत है, कोई स्कूल में हमें सिखाया गया रिस्पेक्ट करना, तो छोटे बच्चों को भी मैं हमेशा आप कह के बुलाता हूँ और अपने से कम उम्र लोगों को भी मैं भाई कह के बुलाता हूँ। अब ये हैं तो इनको भी मैं नहीं भाई क्या हाल है, ठीक है, हालांकि मेरे से उम्र में छोटे हैं। तो जवाद तो खैर वैसे मेरे से उम्र में बड़े, तो मैं उनको भी ना भाई कह के बुलाता। अब हज़रत अली करम अल्लाह वजह का कौल है कि आप लोगों को इज़्ज़त दो, अगर वो अपने आप को इस काबिल समझेंगे तो उनका ज़र्फ़ छोटा है, अगर वो आपकी जवाब में रिस्पेक्ट करेंगे तो समझो उनका ज़र्फ़ बड़ा है। तो अपने अपने ज़र्फ़ की बात है, और बड़ा ताज्जुब कई दफ़ा होता है कि मैंने बड़ी कोशिश की एक उस पर कि उसके साथ एक मोहब्बत वाला रिश्ता हो जाए, और हमारा क्या लेना देना था आपस में एक दूसरे के साथ, मेरी एक अपनी फील्ड है सारा, लेकिन वो बस इतराज़ हर चीज़ पे। पहला तो चैरिटी पे का, जो लोग म्यूज़िक में फ़ारिग हो जाते हैं वो चैरिटी करने लग जाते हैं, है ना, और फिर ख़ुद ही भी आपने वही काम करना शुरू, फिर वो किया हुआ नहीं तो फिर उसके बाद दोबारा चैरिटी का, फिर वो मैं अगर इतराज़ात करने तो बेशुमार चीज़ें बनती हैं, लेकिन बनता नहीं, अच्छा नहीं लगता। आप एक फील्ड में हैं, आप एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें। तो मैं तो बाय गॉड कभी, अभी उसके पिछले दिनों वालिद की डेथ हुई है, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, और मैंने ना दुआएं की। उसको ख़ुद भी नहीं अंदाज़ा कि मैं मक्का शरीफ भी गया, मैंने उसके लिए दुआएं की, उसकी ज़हनी सेहत के लिए। ये पता क्या है होता है, एक कुदरती इंसान का जब कोई एक वो टारगेट बना लेना कि इस बंदे को मैंने नहीं छोड़ना, उस बेचारे का ख़ुद भी इख्तियार नहीं होता, और वो फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, वो आपको नहीं नुकसान पहुंचाता। अपनी बात ऐसे करेगा कि लोग उसके बारे में यार ये क्या कर रहा है, अब लोग यही कहते हैं ना क्या फ़ायदा हुआ। मेरी हमेशा बात जो होती है ना मोहब्बत वाली वो होती है, इसको वो मुनाफिकत भी समझता है। अब ये इसका फ़ैसला तो सिर्फ अल्लाह कर सकता है ना, वो तो नहीं कर सकता। ये मैं अपने दिल से आज भी कहता हूँ कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको, जिसकी ज़हनी सेहत सही नहीं है उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ, तो चलो उसका भी बीच में आ जाएगा ताकि उसको ना बुरा लगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ हम सबको ज़हनी सेहत, जिस्मानी सेहत अता फरमाए, और हमारे अंदर अगर कोई गुरूर है, तकब्बुर है, किसी चीज़ की वो कहते हैं हसद है, तो अल्लाह ताला उसको ख़त्म फरमाए और हमें एट ईज़ करे अंदर से। ठीक है, आपको लगता है कि फैसले ठीक नहीं किए अपने करियर में उन्होंने, जैसे पार्टी बनाने वाला फैसला? वो उसका ज़ाती मामला है, वो उसने जो मुनासिब समझा उसने किया, वो तो उसको पता है कि ठीक है, तो सबके सामने है। जो भी सुलह की तरफ नहीं आए आप लोग, किसी ने सुलह करने की कोशिश नहीं की आपके जवाद अहमद साहब की? मैं बड़ी कोशिश की, मैं तो एक दफ़ा ये भी कहा, मैंने कहा यार तेरी मेरी ना दुश्मनी बड़ी हिट है, तो एक काम करते हैं, एक मूवी बनाते हैं, एक गाना बनाते हैं, उस गाने में ना हम दिखाएंगे कि गाने में तेरे मेरा दुश्मनी चल रही है उसी तरह से, और शुरू ऐसे होगा, बच्ची ऑटोग्राफ लेने आएगी और वो ऑटोग्राफ बुक देगी, तू भी पकड़ लेगा, मैं भी, तू अपनी तरफ खींचेगा, मैं अपनी तरफ, तो फट जाएगी ऑटोग्राफ बुक, ठीक है ना, तो यहाँ से शुरू होगा। अब देखो कितना मजा आना था। मैंने कहा वो उसके बाद फिर कॉन्सर्ट्स में जो है, तू मेरे प्लग निकाल रहा है, मैं तेरे निकाल रहा हूँ। अब इन ऑल माई गुड फेथ में ये बता रहा हूँ कि कितना मजेदार एक सुपर हिट प्रोजेक्ट होना था। तुमने वो गाना देखा है जो अबरार के, उसमें वो, हालांकि मुझे तो पता था कि पीछे सिर्फ उसकी एक ग्रज है ना, मेरी तो कोई नहीं थी, इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ कि इस तरह करेंगे, और सना एंड पे हम दिखाएंगे कि हम जहाज में बैठ के जा रहे हैं और टेररिस्ट ने जहाज पे कब्जा कर लिया, और हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और टेररिस्ट पे हम दोनों अटैक करते हैं और जहाज को वापस लेते हैं और उसकी सेफ लैंडिंग कराते हैं और एंड पे पाकिस्तानी फ्लैग बुलंद कर देते हैं। वाह वाह वाह, अब ये है अल्लाह ने जो मेरी सोच, कमाल है, कमाल है, कितना सुपर हिट आइडिया था। मैं कहता हूँ गाना फारिग भी होता तो हिट था, लेकिन मेरा भाई नहीं माना। क्या पता अब मान जाए, हम रिक्वेस्ट करेंगे। नहीं, मैं जबरदस्त कंटेंट है बाय द वे। पता क्यों, आपने वो ऐसी बातें भी कर गया है बातों बातों में इस हद तक। अब देखो मुझे हंसी भी आती है कई दफा। मेरी बात सुनो, जैसे एक ग्रुप हो, सारे म्यूजिशियंस हो,
अब उनमें से एक म्यूजिशियन बाकियों को कहे तू मरासी है, तो ये बात बनती है? मुझे बताओ, मेरा एक सवाल है भाई, तुम भी वही काम कर रहे हो तो फिर तो तुम अपने आप को ही गाली दे रहे हो। शफकत अली खान ने कहा कि मिरासी तो कोई गाली नहीं है, ये तो एक मिरास होती है जिसको कोई लेगेसी को कैरी करता है। तो वो उसने कहा ये सियासतदान अगर दादा बाप और बेटा अगर सियासत कर रहा है तो वो सियासी मिरासी है। वो पता होता क्या है, गालियों की और इस तरह की चीज़ों में आप बात कर इतना आगे निकल जाते हैं, अगले बंदा का भी दिल दुखता है। आप हार्ट में बहुत। मैंने फिर अब सोच ली, मैंने उसके वालिद की फौतगी पर उसको इतना कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं फ़ोन उठाया। आप घर चले जाते हैं? मैं नहीं, घर मैंने उसको कहा बग्गा नहीं है, नहीं बग्गा, मैंने उसे कहा, मैंने कहा राब्ता करा दे, मैंने कहा फिर चल मेरा कम से कम पैगाम उसको दे दे। देखो अब मैं जो अगली बात करने लगा, तो मैं आपको लेके गया था। हाँ, अगली बात जो मैं करने लगा हूँ ना, वो ये होता है कि ये सारी महफिल क्यों कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी के लिए, जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ ना। क्यों मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ आखिरत के लिए कामयाबी नहीं है, दुनिया में भी कामयाब, अच्छा इखलाक। क्योंकि वो कहा करते थे जो तुमसे तोड़े उससे जोड़ने की बात करो, जोड़ने की कोशिश करो। अच्छा, अब वो इस बात को ये समझता है कि ये इंतहाई मजहबी मुनाफिकत वाली बात है। भाई अगर हम मान लिया कि हम गुनाहगार हैं, तो क्या हम अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करना छोड़ दें या नमाज पढ़ना छोड़ दें? क्योंकि ये मुनाफिकत आ जाती है और ऐसे जुमलों से लोग बड़े खुश होते हैं, वाह मुनाफिकत, ठीक है? नहीं, ये अल्लाह जानता है, अल्लाह का फैसला है वो कौन मुनाफिक है कौन नहीं है। हम हमारी इंटेंशंस तो हम ही जानते हैं। सो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो तोड़े उससे जोड़ने की कोशिश करें, वरना एंड पे ये लिखा हुआ है कि कालू सलामा, उनको सलाम करके साइड पे। ये रंग जो है, ये वालदा की कोई दुआ थी, कोई इस तरह का किसी इंटरव्यू में रंग लगन? हाँ, वो तो खैर वालदा के लिए जो मैंने गाना लिखा था उसमें ये वर्ड्स आए थे, जी जी, अल्लाह तेनू पुत्र अरशां दे रंग लाएगा। क्योंकि मैं पीछे रह गया था ना ज़िंदगी की दौड़ में, बाकी सब बहन भाई अपनी अपनी जगह पे सेट थे। ये रिलीज हुआ था? हाँ, वो माँ तू चेते होनो हट दी ना, हाँ, वो माँ की शान में जो लिखा था वो आपसे ये माँ वाला तो सुना, माँ वाला थोड़ा सा। हाँ वो था, तेरे बाजों ए दुख दिल दा दस मैं किनू कां मां तू चेते आउणो हटदी ना मां तू याद आउणो हटदी ना खैरां मंगदी रहिंदी सैं तू मेरे सिर दियां माए जावे पुत्रा तैनू अल्लाह अरशां दे रंग लाए मेरी दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ तेरे नाम मां तू याद आउणो हटदी ना। वाह वाह, जबरदस्त। मियां मोहम्मद बख्श का कलाम भी अगर आप सुना दें। आप अक्सर पढ़ते हैं मियां मोहम्मद बख्श साहब का कलाम। ये आपको कान में किसी ने बताया? लेकिन चले, रिक्वेस्ट तो है ना। आपको एक और कलाम अपनी मर्जी से, आपका जो जहन में आ रहा हो, जो आपको इजीली सूफियाना कलाम पिछले दिनों मेरा जो आया, मेरा दिल यार दे रंग विच रंगे नाग जुदाई वाला डंगे मेरा दिल बस यार दे रंग विच रंगे यार दे रंग विच रंगे मेरा दिल बस यार दे रंग विच रंगे ये जिंदगी के मसायब ये फलसफे न सुना तू मेरा है कि नहीं है सवाल इतना है
हो इजाजत तो ढूंढ लूं खुद को, हो इजाजत तो ढूंढ लूं खुद को, तेरे अंदर मैं खो गया हूँ कहीं, हो मेरा दिल यार दे रंग विच रंगे, मेरा दिल यार दे रंग विच रंगे। वाह वाह, जबरदस्त, क्या बात, बहुत बहुत क्या शुक्रिया, बात है। थैंक यू। जिस तरह आप वालदा के बहुत करीब थे, बहुत ज़्यादा, और जो आपने शुरू में वालिद साहब से भी एक एसोसिएशन बताई और उनके साथ जो वक्त गुजरता था, अब आपके जो बच्चे हैं वो ज़्यादा, उनका वालदा के साथ अटैचमेंट ज़्यादा है आपके? बदकिस्मती के साथ वो वाली अटैचमेंट जो हमारी अपने वालिदैन के साथ थी, आज के बच्चों की अपने वालिदैन के साथ नहीं है। उनकी फ़ोन के साथ, आईपैड के साथ, कंप्यूटर के साथ, अपनी बुक्स के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है। ये उनको ज़्यादा नॉलेज तो दे रही है, लेकिन वो वैल्यू सिस्टम नहीं दे पा रही जो उनको मिलना चाहिए। ये लॉन्ग रन में हमारे कल्चर के लिए भी ख़तरा है, हमारे मुल्क के लिए भी, हमारी पर्सनैलिटी अपब्रिंगिंग के लिए भी। मैं कोशिश करता रहता हूँ, और आज इसी सिलसिले में हमने घर में डिनर रखा हुआ है। अच्छा। जिसमें हम सारे बहन भाई अपने अपने बच्चों को मेरी तरफ इकट्ठे हो रहे हैं, ला रहे हैं, उन बच्चों की गुफ्तगू होगी आपस में और हम ऑब्जर्वर्स बन के सुनेंगे। और मैंने उसमें ये कहा कि हम अपने बच्चों से आज कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास आज के दौर की वो चीज़ें हैं जिनको हम नहीं जानते। तो सुनेंगे ज़रा, लेट्स सी क्या सिखाते हैं हमें। Nice फिर जहाँ जहाँ गैप्स रह जाएंगे वहाँ हम उनको बताएंगे अपने तजुर्बे से, अपनी उन वैल्यूज़ से जो हमने अपने वालिदैन से सीखी, कि आपको अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए किन चीज़ों को शामिल करना है। जबरदस्त जबरदस्त। हमारे बस एंड पे एक छोटी छोटी, ये दो Rapid fire, sir. रैपिड फायर एक छोटी छोटी session है। गेम्स हैं। अच्छा सर, इसमें ये है कि हम 6-7 पॉलिटिशियंस का नाम लेंगे और उनका नाम सुनते ही आपके ज़हन में कौन सी कोई स्थाई आती है, वो आपकी अपनी ना भी हो, आपकी अपनी ना भी हो, सोचना नहीं है आपने, जो आपके ज़हन में आता है। सबसे पहले जो इन्हीं से शुरू करते हैं, बानी चेयरमैन से इमरान खान, एक स्थाई कोई भी। मेरे ज़हन में तो पाक ज़मीन शाद बात ये आता है। अच्छा गुड गुड गुड। अच्छा जी, आसिफ अली जरदारी। बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, लेकिन उनकी मैं तारीफ करता होता हूँ कि वो, एक दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा आसिफ भाई ये डिस्क्लेमर दे रहे हैं आप, गाना आपने डेडिकेट कर दिया है वो। हाँ, गाना चला गया है। अच्छी बात यह है कि उसमें बड़ा सब्र है उस बंदे में। मैंने उसको एक बार कहा सब्र पाकिस्तान, सब्र पाकिस्तान। वाह 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 वाह। जो लोगों ने बुरा भला उनको कहा, उसके ऊपर एक बंदा स्माइल दे रहा है, तो यार ये बड़ी बात है। बड़ी बात। मेरी वो चाहते थे मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लूँ। अच्छा। उनकी मोहब्बत थी जिसको मैं बहुत रिगार्ड भी करता हूँ। तो मैंने ज्वाइन नहीं करनी थी, मैंने पॉलिटिक्स में आना ही नहीं था। तो ये मोहसिन साहब जो हमारे अब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उस वक्त ज़ाहिर सिटी 42 में होते, मैंने कहा बरार भाई हमें फ्री ऐड देते थे सहारा के लिए, तो ये भी बड़े अच्छे इंसान थे। तो उन्होंने कहने लगे यार मैंने आपको मिलवाना है। मैंने कहा मैंने पॉलिटिक्स में आना ही नहीं है। तो कहते आप मेरी खातिर चले जाए। मैं चले तो गए, तो उनसे मुलाकात हुई। वो इब्रार भाई, मैं आसिफ भाई चाय शाय पी रहे। मैंने उनसे सवाल पूछा था, वैसे वो शरारती सा सवाल। मैंने कहा आसिफ भाई इतने गंदे गंदे मैसेजेस चल रहे होते थे ना टीवी इस पे, फ़ोन्स पे, मैं कहा वो आप तक पहुँचते हैं? तो चाय का सिप ले कहते हैं मेरे पास इब्रार भाई एक एक पहुँचता है। तो मैंने कहा आपके क्या तासुरात होते हैं? वैसे बुरे सहाफ़ियों वाला सवाल था। तो आगे से कहते हैं क्या जवाब उस बंदे ने दिया यार, मैं हैरान हो गया। कहता मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, अपनी नेकियां मुझे दे जाते हैं और मेरे गुनाह ले जाते हैं। वाह। मैंने कहा ये, और ये बात भी सच्ची है कि जिस बंदे को लान तान आप कर रहे हो और अगर वो उस काबिल नहीं है जितनी आप कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी नेकियां ट्रांसफर कर रहे हैं उसके अकाउंट में और उसकी बुराइयां ले रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर ये बात है तो मुझे लगा क़यामत के दिन जब हम इंशाल्लाह सब जन्नत में जाएंगे, तो आगे जरदारी साहब कप लेके बैठे होंगे, आइए तशरीफ लाई, आप तो बहुत देर कर दिया, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा। वाह वाह वाह। मियां नवाज शरीफ। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे इस तरह का नवाज शरीफ साहब के लिए जी। मरियम नवाज तो देखिए उनके जो हस्बैंड है ना, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो हम मदीना शरीफ में मिले थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक वाली हमारी दोस्ती है।
तो मरियम साहिबा के लिए मेरे से कुछ ना करो, मैं उसको भाभी कहता हूँ। इन्हीं को स्टाइल कोई अच्छा सा कोई भी जो भी ज़हन में आ रही है। भाभी को गाना डेडिकेट करना। हाँ, मैं नात सुना देता हूँ भाभी के लिए, दोनों के सुना लिए, दे। दोनों मियाँ बीवी दोनों के लिए सुना क्या दे। सुना। हाँ, बिल्कुल। अब नात सुनाना वो मुनासिब नहीं लगता अच्छा। रैपिड फायर के दौरान। अच्छा जी, आप इनमें जो है शहबाज शरीफ। हाँ, शहबाज शरीफ, मैं उड्डी उड्डी जामा हवा देना मैं डके डोले का। बिलावल बिलावल इसके ऊपर गाना बन सकता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता, थोड़ी बारिश होती है तो थोड़ा पानी आता। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान, क्या कहूँ मैं। हाँ, मैंने पिछले दिनों एक नात शरीफ लिखी है और उसका पहला जो मैंने लिखा है वो मैं उनको डेडिकेट कर देता हूँ। वो अभी तक शायद लोगों ने सुना है कि नहीं, वो आज कल में रिलीज होगा। वो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। दिल कर दे आपका को जावा ते गल्लां दिल दियां करके आवा, हाथ जोड़ के मैं फरियाद करां, करो देस मेरे ते छावा मैं कुरलावा गर्म हवावां, असी दीन दे नाम नू वेचने सानू सच्चा प्यार अता कर दे, सानू अपना करनी हबशे कर। हज़रत अवैस करनी और हज़रत बिलाल हबशी, सानू अपना करनी हबशी कर, साडा फिरके बाज फना कर दे। ये डेडिकेट किया। क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त। अगर आपको कोई सुपर पावर मिलती है तो सबसे पहले कौन सी अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे? कुछ ख्वाहिशात डिस्क्रीट भी रहनी चाहिए। फिर भी अब तो मैंने आपसे पूछा है लिया। तो कोई सुपर पावर, क्या सुपर पावर मिल जाती है बताएं तो सही। मतलब फॉर एग्जांपल यू गॉट अ सुपर पावर, क्या चीज हासिल करेंगे? कोई ख्वाहिश? हाँ, सुपर पावर, मैं माइंड चेंज कर दूंगा लोगों, अपनी तरफ कर देंगे कि सीधे रास्ता दिखाएंगे? सीधा रास्ता, अगर मैं ये कर सकूं। इस पे तो मैं ऑलरेडी कोशिश कर रहा हूँ। कैसा है? अच्छा आइडिया नहीं है वैसे? अच्छा आइडिया है, माइंड चेंज। अगर आप सब लोगों को सोशल वर्कर बना दें, आप कहें मोहब्बत करो सब एक दूसरे के साथ, फिर वंडरफुल, काम ही ठीक हो जाएगा ना सारा। पछतावा किस फील होता है किसी चीज पे जिंदगी में? बस वालिदैन के साथ ज्यादा टाइम नहीं मिला मुझे। काश उनको मैं दिखा सकता सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स। देख रहे होंगे वो, जाहिर है। कभी ऐसा झूठ बोला हो जो फौरन पकड़े भी गए हो आप और शर्मिंदगी हुई हो? ये रैपिड फायर है, सोचा नहीं आपने ज्यादा? नहीं, वो झूठ तो सोचने दो ना, कौन सा केड़ा केड़ा झूठ नहीं समझ आ रहा। ये सोच ले रिसेंटली कोई दसन वाला झूठ लभे तो ना ठहर जा, सोचन दे। यानी कि मैं मजाक कर रहा हूँ, आप सीरियस ले जाओ। अब इसी को क्लिप बना के चला दो। कैसे अजीब अजीब आप लोगों ने सवाल लिखे। झूठ बोला 100, ऐसा झूठ बोला हो डिफरेंट। हाँ, लाजवाब हो गए ना। लाजवाब, बिल्कुल मैं लाजवाब हो गया। और कभी कभी लाजवाब होना में कोई हर्ज नहीं होता। वैसे मैंने मेरी मोस्टली ये कोशिश होती है मैं सच ही बोलूँ। सच बोल के आपको याद नहीं ना रखना पड़ता। मेरा कोई हाफजा बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता। अगर आपने बोरो करना है, कुछ उधार लेना है, कुछ बोरो करना है, तो मैं आपसे 3 ऑप्शन शेयर करती हूँ। किससे क्या क्या लेंगे? जवाद अहमद से आप क्या बोरो करेंगे? राहत फतेह अली खान से आप क्या लेंगे? अली जफर से क्या बोरो करेंगे? अच्छा, आई डोंट बिलीव इन बोरोइंग। मैं कहता हूँ जितना आपके पास है ना वही अगर आपने ज़रूर पड़ोसना है कि वो लेना ही है कुछ, तो मैं इनकी पॉजिटिविटीज़ जो हैं, अच्छी चीज़ें, हर इंसान में अच्छी चीज़ें होती हैं, तो वो देखूंगा कि किसमें क्या क्या है। अली इज़ वेरी आर्टिकुलेट। उसका जो बनाता है स्केचिंग, वो बहुत कमाल है। वो मैं उससे वो ले लूँगा। जवाद अहमद के बाल बड़े अच्छे हैं। अब तो ज़रा पहले और भी अच्छे होते थे। और राहत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान से उसकी स्माइल अच्छी है ना, वो क्यूट है।
वो स्माइल ली जा सकती है। जी नाजरीन, लेजेंडरी इब्रारुल हक हमारे साथ मौजूद थे। हमने हमेशा की तरह कोशिश की कि आज उनकी ज़िंदगी के कुछ उन पहलुओं को उजागर किया जाए जो शायद उन्होंने इतना खुल के कभी पहले डिस्कस ना किए हों। बहुत ही वर्सटाइल शख्सियत के मालिक हैं और एक खिदमत खल्क के हवाले से बहुत बड़ा उनकी कंट्रीब्यूशन है, पॉलिटिक्स भी की। और अब भी जब हम ये शो कर रहे थे तो उससे पहले वो सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के लिए वर्ल्ड वाइड फंड रेजिंग की तैयारी कर रहे थे और फ़ोन कॉल्स पे अपने लंदन की टीम को गाइड कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच सर, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा और जब आप अपना टूर करके वापस आते हैं दोबारा आपके साथ नशिस्त की जाएगी। बहुत मजा आया, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। कॉफी विद समाज यकीनन म्यूजिकल शो तो बना ही बना, लेकिन बहुत कुछ हमने जाना और सीखा और वो सब कुछ हमने देखा और जाना आपसे जो कि हमने पहले कभी नहीं सुना था। देखते रहिए कॉफी विद समा। मुझे और नईम साहब को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी आपके फेवरेट गेस्ट के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज।